आप सभी का स्वागत है हमारे इंग्लिश टर्म चैनल में स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का हाफ ईयरली पेपर सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं और इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023। मतलब ये अभी का ही पेपर है जो भी आपका हुआ है। ये हमारे स्कूल का नाम लिखा है और ये आपका पेपर कितने टाइम का होता है, 3 आवर्स का होता है और इसमें टाइम मिलता है आपको, मैक्सिमम टाइम मिलता है 75 मिनट्स। इसमें आपको ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और हर क्वेश्चन के अलग से इंडिकेट मार्क लिखे हुए हैं आपके। फर्स्ट चीज़ आइए पैसेज देखेंगे, हम पढ़ेंगे। देयर वंस वॉज ए लिटिल बॉय हु हैड बैड टेम्पर। मतलब एक समय की बात है, एक बच्चा था जिसको बैड टेम्पर की प्रॉब्लम थी, उसको गुस्सा जल्दी आता था। His father gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, he must hammer a nail into the back of the fence. मतलब उसके पिताजी ने उसको कहा कि जब भी उसको गुस्सा आए वह क्या करे, कील का डब्बा दिया उसे कि कील उसको एक फेंस में जो बागर लगी होती है, लकड़ी की जाली टाइप होती है, वो लगी हुई है, उस पर ठोकनी है उसे। ठीक है। फर्स्ट डे द बॉय हैड ड्रिवन 37 nails into the fence. मतलब पहले दिन लड़के ने 37 कीलों को उसमें ठोका, मतलब 37 बार उसे गुस्सा आया। ओवर नेक्स्ट फ्यू वीक्स एज ही लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड ग्रेजुअली dwindled. मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख गया और उसके धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। ही डिस्कवर्ड इट वॉज ईजियर टू होल्ड हिज टेम्पर देन टू ड्राइव दोज नेल्स इनटू द फेंस। मतलब उसको लगने लगा कि कील ठोकना ज़्यादा मुश्किल है, उसको गुस्से को कंट्रोल करना बहुत आसान है। फाइनली दैट द डे केम व्हेन द बॉय डिड नॉट लूज हिज टेम्पर एट ऑल। मतलब एक दिन आया जब लड़का अपना गुस्से पे पूरी तरह कंट्रोल सीख गया। ही टोल्ड हिज फादर अबाउट इट। मतलब उसने अपने पिताजी को इस बारे में बताया। द फादर सजेस्ट दैट द बॉय नाउ पुल आउट 1 nail ऑफ ईच डे। मतलब उसके पिताजी ने उसको कहा कि अब उसको रोज़ एक कील निकालनी है जिस दिन उसको गुस्सा नहीं आता। ऐसा है। द डे पास द यंग बॉय वॉज फाइनली एबल टू टेल हिज फादर दैट ऑल नेल्स आर गॉन। मतलब एक दिन आया जिस दिन सारी कील निकाल चुका था, उसको उतने दिन तक गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। द फादर टुक हिज सन बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द फेंस। मतलब उसके पिताजी ने उसका हाथ पकड़ा, उसको फेंस की तरफ ले गए। ही सेड यू हैव डन वेल माय सन। तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। बट लुक एट द होल्स इन द फेंस। मतलब इस फेंस में जो छेद हो रहा है, होल्स हो रहे हैं, उनको देखिए। द फेंस विल नेवर बी द सेम। मतलब वो फेंस पहले जैसी नहीं है। वेन यू से थिंग्स इन एंगर, मतलब जब तुम गुस्से में कुछ बोल देते हो। दे लीव स्केयर। स्केयर मतलब होता है, स्कार मतलब होता है निशान, उस चीज़ की छवि रह जाती है। यू कैन पुट ए नाइफ इन द मैन ड्रॉ इट आउट। मतलब तुम एक व्यक्ति में चाकू घुसाते हो, निकालते हो। इट वुड नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू से आई एम सॉरी, द वाउंड विल स्टिल बी देयर। मतलब अगर तुम किसी व्यक्ति को चाकू मारते हो और उससे कितनी बार सॉरी बोलो तो उससे वो चीज़ सही नहीं होगी। ऐसा उसके पिताजी ने उसे समझाया है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन, द लिटिल बॉय वॉज। छोटा बच्चा क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ? लेजी था, आलसी था, केयरलेस में ध्यान नहीं देता, पेशेंस था, मतलब शांत था, या शॉर्ट टेम्पर था। हमने पढ़ा है अभी, शॉर्ट टेम्पर था, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, ये उसकी प्रॉब्लम थी। द नंबर ऑफ नेल्स हैमर्ड इनटू द फेंस डेली ग्रेजुअली डिक्रीज बिकॉज। मतलब रोज जो कीलें थी वो कम क्यों होने लग गई थी ठोकने में? क्योंकि द बॉय लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर। लड़के ने धीरे धीरे अपना गुस्से पे कंट्रोल करना सीख गया था, तो उसकी जो नेल्स थी ठोकना वो बंद हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछा गया। नॉट ट्रू, इसको ध्यान देने वाली बात है। द बॉय हैड बैड टेम्पर, ये सच है। द फादर हैज गिवन हिम टू ड्राइव इनटू द नेल, मतलब उसको नेल्स ठोकने के लिए बोला था, ये भी सच है। द फादर वॉज वेरी एंग्री द बॉय फिनिश्ड आफ्टर टास्क। मतलब फादर वॉज वेरी एंग्री विद द बॉय आफ्टर द टास्क वॉज फिनिश। मतलब पिताजी उसके गुस्सा हुए थे कि नहीं गुस्सा हुए थे, क्योंकि लड़के ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख गया था, तो पिताजी उसके खुशी से उसको लेके गए थे समझाने के लिए। इसके आंसर सी होगा। द फादर टुक हिज सन बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द फेंस बिकॉज। मतलब उसके पिताजी उस बच्चे का हाथ पकड़ के उसको फेंस की तरफ ले गए थे। क्यों ले गए थे? ही वॉन्टेड टू शो हिज सन आफ्टर इफेक्ट। मतलब उसके बच्चे को वो दिखाना चाहते थे। आफ्टर इफेक्ट मतलब गुस्सा आने के बाद आपके जो इफेक्ट होते हैं, आपको किसी को बोला जाता है, उस चीज़ से जो फर्क पड़ता है, वो परिणाम दिखाने के लिए ले गए थे। अगला क्वेश्चन आएगा, 5th क्वेश्चन। द होल्स इन फेंस इंडिकेट्स। इंडिकेट मतलब दर्शाते हैं। तो जो होल्स थे
हमारी फैंस में वो क्या दर्शाते थे, लीव स्केयर्स ऑन अदर पीपल्स माइंड, मतलब हम किसी को कुछ गुस्से में बोलते हैं उनके ऊपर जो असर डालता है वो चीज़ उसको दर्शाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, रीड द पैसेज केयरफुली अबाउट एंड गिव द आंसर्स बिलो, मतलब हमें इसका जवाब देना है। बायोगैस के बारे में हमें दिया है पैसेज। अब बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मेजर कंस्टिट्यूट बीइंग मीथेन, मतलब हमें बायोगैस के बारे में बताया गया है इसमें। बायोगैस इज प्रोड्यूस एनारोबिक प्रोसेस, एनिमल वेस्ट, समटाइम्स प्लांट वेस्ट, मतलब जो बायोगैस है वह प्लांट वेस्ट से बनाई जाती है। इस तरीके होता है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की प्रेजेंस में। एनारोबिक डिग्रेडेशन में बनाई जाती है। ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक मतलब बताया गया है ऐसे बैक्टीरिया तोड़ते हैं उसको ऑक्सीजन के बिना। बायोगैस इज नॉन पॉल्यूटिंग कार्बन, मतलब बायोगैस क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग, उससे प्रदूषण नहीं होता। क्लीन एंड लो कॉस्ट फ्यूल, मतलब यह साफ भी है, स्वच्छ भी है, सस्ती भी है। वेरी यूजफुल इन रूरल एरियाज, ये ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। एनिमल वेस्ट में, हमारे ग्रामीण इलाके में हमारे पास एनिमल्स होते हैं तो उनका वेस्टेज निकलता है, उससे गैस बनाई जाती है। एग्रीकल्चर वेस्ट आर अवेलेबल, और कृषि से जो कचरा निकलता है उससे भी। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट केटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मतलब भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा मवेशियों की संख्या है, मतलब बायोगैस की सबसे बड़ी प्रोडक्शन में इंडिया कर सकता है। फ्रॉम केटल डंग अलोंग वी कैन प्रोड्यूस बायोगैस मैग्नीट्यूड ऑफ 22,500 मिलीमीटर एनली, मतलब हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस बारे में बताया गया। एयर टाइट डाइजेशन एंड एनिमेट्स हेल्थ हैजार्ड, मतलब हम अगर इसका यूज़ करेंगे तो हेल्थ हैजार्ड भी नहीं फैलाएगा और उसकी मदद करेगा हमें। इसका पहला क्वेश्चन देंगे, व्हाट इज मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या बताया गया है, यहाँ दिया है मेजर कंपोनेंट बीइंग मीथेन, तो क्या आंसर होगा हमारा, मीथेन जो होता है वो बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है। व्हाट इज मेजर सोर्स ऑफ बायोगैस इन इंडिया, मतलब बायोगैस में मेजर सोर्स क्या है इंडिया में, तो केटल डंग, जो हमारा मवेशियों का गंदगी होती है, काव डंग होता है, गोबर होता है, वह हमारा बायोगैस का इंडिया में मेजर सोर्स है। अगला, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एनारोबिक डिग्रेडेशन। एनारोबिक डिग्रेडेशन आपको समझाया है, ऐसी प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया किसी चीज़ को तोड़ते हैं ऑक्सीजन के बिना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट केटल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, अभी हमने पढ़ा है किस कंट्री में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है केटल की, इंडिया में। वाई बायोगैस इज कंसिडर्ड ए लो कॉस्ट फ्यूल, बायोगैस लो कॉस्ट फ्यूल क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह वेस्ट मटेरियल जो हमारी गंदगी होती है उसका यूटिलाइज करके हमें फ्यूल देता है। ठीक है, ये बहुत आसानी से हमारे 2 पैसे जो कर सकते हैं हम, बहुत आसान आए थे हमारे, आराम से अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं इन पैसे से। अगला, राइटिंग सेक्शन आया है। राइटिंग सेक्शन में हमें एजुकेशन के बारे में दिया गया है। आपको अगर समझ में आता है तो आप उसको पढ़िए, नहीं समझ में आता तो हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे ऊपर से हम इसको समझेंगे थोड़ा सा। एजुकेशन होल्ड्स ए क्रूशियल रोल इन ह्यूमन लाइफ, मतलब मानव जीवन में एजुकेशन जो शिक्षा है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वन नीड्स टू बी गो टू स्कूल एंड कॉलेजेस टू गेट एन एजुकेशन, मतलब एक व्यक्ति को अगर एजुकेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो उसको कहाँ जाना होगा, स्कूल या कॉलेजेस में जाना होगा। एज ए लर्नर एंड गेनर ऑफ एजुकेशन वंस स्टूडेंट लाइफ टेक्स ऑफ, दिस इज द टाइम व्हेन ही और शी हैज़ टू लर्न एंड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, मतलब स्कूल शिक्षा में हमें रेंज ऑफ सब्जेक्ट बहुत सारे विषय पढ़ने को मिलते हैं। एज ए स्टूडेंट वी रीड ए लॉट ऑफ बुक्स, study many subjects, involve in multiple sports, games and other academic activities, मतलब हम स्कूल्स में बुक्स पढ़ते हैं, मैनी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, खेल कूद करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। स्टूडेंट लाइफ इन्वॉल्व्स फ्यूअर स्ट्रगल्स, मतलब स्टूडेंट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। मोर फन फ्यूअर प्रॉब्लम, मतलब मज़े ज़्यादा है तो कुछ प्रॉब्लम है। मोर जो स्टूडेंट डू लॉट ऑफ मिस्टीरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग देयर लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, मतलब बच्चे स्कूल समय में बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं। But they learn moral values that make the gentleman, providing them with distinct identity in society, मतलब व्यक्ति स्कूल में मोरल एजुकेशन, अपने नैतिक कर्तव्य सीखता है, अच्छा इंसान बनता है। योर फ्यूचर टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ हैज़ यू स्टूडेंट बीन लाइफ बीन, मतलब आप कैसे व्यक्ति हो, कैसे छात्र हो, ये आपके जीवन को डिसाइड करता है। बट हैविंग ए फिनिश आवर एजुकेशन वी आर स्टिल कॉल्ड स्टूडेंट बिकॉज एजुकेशन एंड लर्निंग नेवर एंड, मतलब ये बताया गया है हम जीवन भर स्टूडेंट है, छात्र रहते हैं, क्योंकि हम जीवन भर सीखना बंद नहीं करते, हम रोज़ नई चीज़ सीखते हैं। इफ़ इट डज फॉर यू, यू आर नॉट ए रियल लर्नर, दैट इज़ वाई वी
शुड ऑलवेज कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग इनटू ए बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ, मतलब हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं और हमारा बेटर वर्जन हम बनते हैं। इट इज़ सेड दैट स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ बिकॉज इट कीप्स यू ग्रोइंग, मतलब स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है क्योंकि आपको बढ़ने में मदद करती है। अब हम इसको नोट मेकिंग में देखेंगे, हम इसको नोट मेकिंग कैसे करनी। देखिए ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें हम नोट मेकिंग करनी है, हम कुछ भी नोट मेकिंग कर सकते हैं। तो इसको हमने टाइटल दिया है एजुकेशन इन आवर लाइफ, मतलब शिक्षा हमारे जीवन में क्या है। बेनिफिट्स बता देंगे, एडू लिखा है क्योंकि एब्रीविएशन देना है, तो बेनिफिट मतलब उसकी अच्छाई बताइए। लर्न मॉरल वैल्यूज, हम मॉरल वैल्यू सीखते हैं। डिसिप्लिन बिल्डअप होता है हमारा, हमने की दे दी है इसमें, ठीक है। पॉइंट 2 दिया है अफेक्ट इन स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट के जीवन में क्या क्या फ़र्क पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलती है और बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती है। स्कोप, स्कोप मतलब उससे लक्ष्य क्या है हमारा। एजुकेशन गिव्स स्कोप इन आवर लाइफ, मतलब हम हमारे जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण कर पाते हैं, बड़ा सोच पाते हैं। क्रिएट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन सोसाइटी, हम पढ़े लिखे होंगे तो हम सोसाइटी में, समाज में एक अलग व्यक्तित्व दर्शाएंगे अपने आप को। हमने एब्रीविएशन दिया है, कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ को छोटा किया जाता है, उनका एब्रीविएशन दिया जाता है। ये हमारा नोट में, अगर आप इतना कर देते तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगले प्रश्न पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यू हर मनीषा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरोंज, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट 10 days लीव्स एज यू हैव टू गो फॉर द मैरिज ऑफ योर ब्रदर, मतलब आप एक छात्र हो महेश नाम के और मनीषा नाम के, इनमें से कोई नाम चूज़ कर सकते हो अपने जेंडर के हिसाब से। आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल सर को 10 दिन की छुट्टी के लिए, क्योंकि आपके भाई की शादी है, ठीक है। हम एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए हम एप्लीकेशन में सबसे पहले लिखेंगे डेट, डेट सबसे ऊपर लिखनी है। उसके बाद किन को लिख रहा है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरोंज। अब आपको स्कूल का नाम दिया है तो आप स्कूल का नाम लिखिए। सब्जेक्ट, उसके बाद हमें विषय लिखना है एक लाइन छोड़कर। एन एप्लीकेशन फॉर 10 days लीव्स, मतलब हम 10 दिन के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं छुट्टी के लिए। रिस्पेक्टेड सर, मतलब आदरणीय महोदय, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th बी, मतलब मैं क्लास 9वीं का छात्र हूँ, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। माई ब्रदर्स मैरिज इज फिक्सड ऑन, मतलब हमने एक अप्रोक्स में डेट बताई है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक शादी है, तो हमें आसपास में छुट्टी चाहिए। बिकॉज आई एम ऑल्सो ए वर्किंग मेम्बर ऑफ माई फैमिली सो आई नीड 10 days लीव एंड काइंडली ग्रांट मी 10 days लीव, मतलब हमने बोला है कि हमें 10 दिन की छुट्टी की ज़रूरत है, मुझे काम है परिवार में शादी की वजह से, इसलिए मुझे 10 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंक यू लिख के और यूर ओबिडेंटली और महेश लिख देंगे और अपना डिटेल दे देंगे। और इतना हमने लिख दिया तो हमें 4 नंबर आराम से, पूरे 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। बहुत इजीली आएगा आपको एप्लीकेशन, तो बहुत आसान नंबर दे के जाएगी। अगला आता है हमारा आता है ऐसे में हमें बहुत अच्छे से आपको पूर्व में वीडियो करवाई गई है, जो लास्ट ईयर सॉल्यूशन करवाया था उसमें आपको फेस्टिवल वाला करवाया था। इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ आपका वही है, फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली या किसी के बारे में लिखोगे 10th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने करवा चुके हैं आपको, आप पूर्व में दी हुई वीडियो देखिए, आई बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप देखिए अगली वीडियो। अगले प्रश्न पे हम आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा पिक्चर गाइडेड। पिक्चर गाइडेड में आपको चित्र दिया है, अब ये चित्र हर बार चेंज आता है। ये दिया है आपको सेव वोटर, मतलब बहुत आसान चित्र दे दिया। अब इसको हमें कैसे लिखना है हम देखेंगे। देखिए पिक्चर गाइडेड में हमें चित्र देखकर हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है हमें उसको लिखना है। तो सेव वोटर के ऊपर है, तो क्या लिखा है हमने, एज वी नो दैट वाटर इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, विदाउट वाटर इमेजिंग ए लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब पानी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, पानी के बिना जीवन को सोचना ही बहुत मुश्किल है। सो टू सेव वाटर वी हैव टू क्लोज रनिंग टैप वाटर, मतलब अगर नल हमें जलता हुआ दिख रहा है तो हम उसे बंद कर देना चाहिए, अनावश्यक रूप से चल रहा है तो। वी हैव टू यूज़ लेस वाटर बाय रीयूजिंग रिसाइकलिंग वाटर, मतलब हमें पानी का रीयूज़ करना चाहिए, दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। वी हैव टू री इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मतलब हमें वर्षा का जल जो आता है उसे इकट्ठा करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। वी हैव टू मेक पीपल अवेयर अबाउट शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि पानी की कमी है, तो वो हिसाब से कंट्रोल से यूज़ करें। तो आखिरी में हमने इसको एक कोड दिया है, सेव वाटर सेव लाइफ, मतलब जल को बचाओ जीवन को बचाओ। ये हम इतना लिख देते तो हमें 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी मतलब ग्रामर। ग्रामर आपको मैंने क्वेश्चन करवाई है, आपको मैंने 200+ क्वेश्चन करवाए हैं टिक द करेक्ट वाले, और ग्रामर के भी आपके 40+ क्वेश्चन करवाए। तो आप उतने क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको उसका बाहर पेपर नहीं जाएगा। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए ब्रेड वॉज
द टेबल मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर सतह से टच होकर रखी है, सरफेस से टच है तो ऑन आता है, तो द ब्रेड वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल, ये हमारा सही हो जाएगा। देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, अगर इसमें एनी आता तो वो लगता, पर मच और मैनी दिया गया है तो मच आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मच आता है। हेल्थ इज़ देन वेल्थ, मतलब हेल्थ की तुलना कैसे की जा रही है, वेल्थ से। जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है तो बेटर वर्ड आता है। गुड बेटर बेस्ट ये 3 डिग्री होती है, गुड 1 डिग्री, बेटर 2 डिग्री, बेस्ट 3 डिग्री, तो दो चीज़ों में तुलना हुई तो 2 डिग्री लगेगी। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, अब बिकम वर्ड आएगा, बिकम्स मतलब बन चुका है, बिकमिंग मतलब बन रहा है, और बिकम मतलब वो इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर मतलब वह इच्छा रख रहा है, वॉन्टेड लिखा हुआ है। शी वर्क हार्ड शी विल फेल, अब इफ़ मतलब होता है यदि, अनलेस मतलब होता है जब तक, इफ़ नॉट मतलब फिर भी नहीं, तो क्या होगा, अनलेस मतलब जब तक वह मेहनत नहीं करेगी, शी विल फेल तो वह फेल होगी, ठीक है, तो इसमें अनलेस आएगा। हैव यू टेक माई पेन टेकन माई पेन, अब ये इसमें डिड भी आ सकता था, हैव भी आ सकता था, पर हम देखेंगे ये वाक्य किस तरीके से चल रहा है, पास्ट में नहीं जा रहा है, ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसमें पूछ रहा है, वो क्वेश्चन कर रहा है, इंटरोगेशन कर रहा है। यू आया, यू आपका क्या प्लूरल माना जाता है, प्लूरल के साथ हमेशा हैव आता है, तो इसलिए हैव आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड, अब इसमें आपको हर क्वेश्चन में अलग रूल लगता है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, द ट्रेन वॉज डिलेड, द वेदर वॉज बैड, अब ये कंजंक्शन है हमारा, बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, इन दोनों को बिकॉज से इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, तो द ट्रेन वॉज डिलेड बिकॉज द वेदर वॉज बैड, मतलब ट्रेन लेट थी क्यों, क्योंकि वेदर खराब था। सीमा हैज़ ए अम्ब्रेला विच इज़ ब्लू, अब इसको हमें करेक्ट करना है, तो सीमा हैज़ ए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लिखा है, ए लगाया है, हमने देखा है अम्ब्रेला, आ साउंड आ रहा है, आ साउंड मतलब वोवल साउंड आ रहा है, वोवल साउंड के साथ कभी भी ए नहीं आता है, हमेशा एन आता है, तो इसलिए एन आएगा, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। हरीश प्लेड फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स, अब इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में कोई कार्य चालू हुआ और ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में बात किया जाए। हरीश प्ले फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स, तो ये कर देंगे हम, प्ले विथ हिज फ्रेंड्स कर देंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो जाएगा। अगला है सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चंस, इसको हमें नेगेटिव करना है, तो सिमरन नो, सिमरन क्या है, हमारी एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ डस आएगा, तो सिमरन डज नॉट नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, तो सिमरन को आंसर नहीं पता है उस क्वेश्चन के। अब देखिए जंबल वर्ड आया, रीअरेंजमेंट वर्ड आया, ये सबसे आसान होता है, तो कैसे होगा, द यंग मैन वॉज ड्रेस्ड पुअरली, मतलब जो यंग व्यक्ति है जो पुअरली ड्रेस्ड अप हुआ है, इसके ऊपर आपको पूरी जंबल वर्ड की एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपके जंबल वर्ड का सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे जंबल वर्ड और समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के कैसे हम जंबल वर्ड सॉल्व करते हैं, ठीक है। द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, तो क्या है, काइट्स आर बीइंग फ्लाई बाय बॉयज़, मतलब फ्लाइट्स किसके द्वारा जो उड़ाई जा रही है, लड़कों के द्वारा, इसको पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला हम सेक्शन डी देखेंगे, सेक्शन डी में हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड टीचर इन द रियल बुक डू, मतलब ये हमारा द फन द हेड चैप्टर का क्वेश्चन है, तो जो रियल बुक की बात हो रही है, मतलब हम लोगों की बात हो रही है, तो टॉट गिव द क्वेश्चन इन पर्सन, मतलब टीचर जो रियल वाले टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, बुक से पढ़ाते हैं और बच्चों को पर्सनल क्वेश्चन देते हैं, समझाते हैं अलग से। व्हाट इज़ मोरल ऑफ द पोएम विंड, मतलब विंड पोएम क्या मोरल देती है, हमें क्या सीख देती है, तो क्या सीख देती है, हमें सीख देती है ये पोएम कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तो क्या लिखा है, बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब हमें स्ट्रॉन्ग रहने के बारे में बताया गया है, और क्या बताया गया है, हमें ये बताया गया है, प्ले विद विंड तो नहीं होगा, तो क्या होगा इसमें, बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब हमें मजबूत रहने के बारे में बताया। व्हाट इज ब्लिस इन द पोएट द पोएम इन द रेन ऑन द रूफ, मतलब किनी कोट्स की पोएम है ये, कोट्स किनी की पोएम है, इसमें बताया गया ब्लिस मतलब उनके लिए खुशी की बात क्या थी, तो लाइंग ऑन द बेड एंड जॉयफुल मूड, मतलब बारिश होती थी जब उनको क्या पसंद था, उनको पसंद था बारिश के मौसम में जॉयफुल मूड में बैठना, उनको ये पसंद था लेटे लेटे रेन को देखना। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द लेसन ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट, ये हमारा चैप्टर है, इसमें क्या बताया गया है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर में हमें बताया गया है हमारे साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जिनको उनके दोस्त बोरिंग ब्रदर बोला करते हैं। अगला हम पैसेज में जाएंगे, ये वीडियो थोड़ी फास्ट करनी पड़ रही है क्योंकि आपके छोटे में आपको पूरी सॉल्यूशन बताना है, इसलिए फॉर ए रीज़न आई हैव नेवर बीन अंडरस्टैंड सडन डिमांड ऑफ टर्मरिक सीड्स
एडॉप्टेड इन द मार्केट, मतलब जो ऑथर है वो बोल रहे हैं इमली के बीज जो थे उसकी डिमांड एकदम से मार्केट में बढ़ गई थी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्को स्ट्रीट, मतलब वहाँ बीजों को इकट्ठा करके मॉस्को स्ट्रीट में शॉप पर बेचा करते थे। ए डेज कलेक्शन वॉज फेच प्रिंसली सम वन अना, मतलब उस दिन पूरा कलेक्ट करने पे उनको क्या मिलता था, अना मिलता था। अना जो उस टाइम पे मुद्रा चलती थी। माई ब्रदर इन लो जलाउद्दीन would tell me stories about the war. I would later attempt trace the headlines in दीनामणि, मतलब दीनामणि जो पेपर आता था उसमें वो न्यूज़ पढ़ते थे और उनके जो जिया जी थे उनको बताते थे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, मतलब उनका एरिया क्या कटा था, थोड़ा बाहर था, लोगों से आइसोलेटेड था। वर कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, मतलब वॉर जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी उनसे उनके एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन अलाइंड द फोर्सेस, समटाइम्स समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, मतलब भारत में इमरजेंसी का डिक्लेयर हो गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, मतलब पैसेज कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो माय चाइल्ड चैप्टर से लिया गया है। अब्दुल कलाम जी वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। अब्दुल कलाम अर्नड बाय सेलिंग, मतलब अब्दुल कलाम जी ने अर्निंग क्या कर सेल की करके की थी, तो इसमें हमने अभी पढ़ा है टर्मिट्स, इमली के जो बीज थे उनको बेच के गए। दीनामणि क्या था, दीनामणि एक पेपर का नाम है। उस टाइम पे उन्होंने बोला था हेडलाइन पढ़ी, तो हेडलाइन पेपर्स में आती है ना। अब अगली इसमें पोएम है, आपको 3 नंबर एक्सट्रैक्ट में प्रोज से मिलेंगे, 3 नंबर पोइट्री से मिलेंगे। नाउ इन मेमोरी comes my mother as she used years ago to regard darling dreamers, as she felt run down or feel fond like on me, and as I list to this refrain which played upon shingles and patter of the rain, मतलब रेन ऑन द रूफ चैप्टर की बात है, आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। विच साउंड ऑफ द पोइट लिसनिंग, मतलब पोइट किस चीज़ की आवाज़ सुन रहा है, तो पोइट सुन रहे हैं साउंड ऑफ द रेन। द साउंड रिमाइंड्स पोइट, मतलब पोइट को कि ये साउंड किस चीज़ की याद दिला रहा है, उनकी मदर की याद दिला रहा है। अब इसे एक्सट्रैक्ट में पूछा गया है कि एक्सट्रैक्ट मीन्स एबिलिटी टू रिमेंबर। अब एबिलिटी टू रिमेंबर मतलब किसी चीज़ को याद करना मेमोरी को बोला जाता है। ये हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब थोड़ा डिस्कस करेंगे और इस पेपर को ख़त्म करेंगे। हाउ डिड एवलिन वी हेयर म्यूजिक, मतलब एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी। एवलिन हमको पता है डीफ थी, तो एवलिन म्यूजिक को सुनते हुए ना सुनकर उसको सेंस किया करती थी अपनी बॉडी पार्ट्स में, जैसे हायर टोन्स को बेयर फिट वुडन फ्लोर पर खड़ी होकर अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस को फील करती थी। वाई वॉज केजे अफ्रेड टू हर फादर, केजे अपने पिताजी से क्यों डरती थी, क्योंकि उसके पिताजी उसके साथ खेलते नहीं थे, बात नहीं करते, तो उसको डर लगता था। वाई डिड द स्नैक लीव द डॉक्टर्स आर्म, मतलब स्नैक डॉक्टर के आर्म से क्यों चला गया है। होम्योपैथिक डॉक्टर की कहानी है, स्नैक एंड द मिरर वाली बात हो रही है, तो उसमें चला गया था, वो अलग से वो मिरर में देखने के लिए चला गया था। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट इज बिग ब्रेक, मतलब बिस्मिल्लाह खान जी की लाइफ में बड़ा बदलाव कब आया, जब रेडियो इंडिया चालू हो गया था। वॉट डिड प्लेमेट्स कॉल्ड आइंस्टाइन एंड वाई, मतलब आइंस्टाइन के दोस्त उनको क्या बुलाते थे, बोरिंग ब्रदर बोलते थे। क्यों, क्योंकि उनकी बातें उनको समझ में नहीं आती थी। वॉट डिड द स्नैक सीम्स एडमायरिंग इन द मिरर, मतलब स्नैक एडमायर क्या कर रहा था, स्नैक खुद को देख रहा था मिरर के अंदर। वॉट डिड कलाम वॉट हैपेंड व्हेन कलाम वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, मतलब उनको बताया था उनके टीचर ने, उनको मुस्लिम होने के कारण अपने दोस्तों से अलग बिठा दिया गया था। बाद में टीचर को लोगों ने डांटा था, समझाया था, तो वो समझ गए थे। अगला क्वेश्चन है, ये आपके 2 मार्क्स के थोड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे। विच ऑफ 2 रोड्स पोइट चूज एंड वाई, मतलब पोइट 2 रोडों के बारे में बात किया गया है। रोड नॉट टेकन पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की, इसमें बताया गया है 2 रोड्स हमारे लाइफ के डिसीजन को डिस्कस करते हैं, एक आसान होता है, एक टफ होता है, वो दोनों को उन्होंने डिफाइन किया है। वाई डज ऑथर हास्क विंड कम स्विफ्टली, मतलब ऑथर विंड को बोलता है सॉफ्टली आने के लिए, बात बोली गई थी सॉफ्टली आने के लिए, जो कि वह कमज़ोर था, मतलब जीवन में आने वाली मुसीबतों को वह आसानी से आने के लिए बोल रहा था, पॉसिबल नहीं है, बताया गया। वाई डज द पोइट वांट टू गो इन फ्री, मतलब इन फ्री में क्यों जाना चाहता है, डब्ल्यू ईट्स की पोएम है ये, तो वो इन फ्री में दोस्त लोगों से पीस के लिए जाना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे शांति से रहने के लिए। What was the first reaction of the child when he realized that he had lost his parents, मतलब बच्चे का क्या रिएक्शन था जब उसको एहसास हुआ कि उसके पेरेंट्स चले गए थे, खो गए थे, तो वो बहुत रोया था। ठीक है, अब ये इसी तरह से आपको गिने चुने क्वेश्चंस रहेंगे। अगला है, आपको बड़े क्वेश्चन देखेंगे तो एवलिन के बारे में, ओवरकम चैलेंज ऑफ डिफरेंस, उनके बारे में पूरी स्टोरी बतानी रहेगी। कलाम्स फादर की स्टोरी बतानी रहेगी। सेंट्रल आइडिया रेन ऑन द रूफ बताना रहेगा। नॉर्थलैंड बताना रहेगा। और
आपको ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इनको बड़े क्वेश्चन है, इनको रेन ऑन द सेंट्रल आइडिया जरूर कर ले। सेंट्रल आइडिया आपसे बार बार पूछा जाता है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आगे जुड़े रहें ताकि आपको आगे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।